हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट साइंस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। तो शुभ काम में देरी क्यों, आओ शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो रेसिस्टेंस होता है, किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के। वहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, और अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिखोगे और फिर अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो भी है आपका, दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कॉम्बिनेशन के बाद आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। अब मैंने आपको क्या बताया है कि मैथमेटिक्स में जब भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के, ठीक है, यानी ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हटा के अगर आपको इक्वल टू लगाना हो तो आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। वो कांस्टेंट आप के ले लो, ए ले लो, बी ले लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक कांस्टेंट लेना होगा। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है किससे प्रोपोर्शनल है, लेंथ से डायरेक्टली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली। अब आपको क्या करना है कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाओगे, और वो कांस्टेंट क्या है बताओ, वो कांस्टेंट है हमारा रो। ठीक है, और इसी रो को कहते हैं हम रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो सिंपल सा तो है यार। अगर आपको रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है कि रेसिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, ये तो आप समझ गए कि हम रेसिस्टिविटी को डिराइव कैसे करते हैं, रेसिस्टेंस के हेल्प से। ठीक है, अब देखो, जब जो हमारा आर है वो है इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो आप बताओ रो क्या हो जाएगा, आर, ए इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और एल इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो आपको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो। ठीक है, ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, वायर या कोई भी कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, ये रेसिस्टिविटी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर या कंडक्टर। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा डिफिनेशन है, इसमें कुछ भी आपको सोचने का जरूरत है ही नहीं। हाँ, जो रेसिस्टिविटी होता है ना यार, वो किसी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो फिक्स होता है। अब कॉपर लोगे तो उसका रेसिस्टिविटी फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। कॉपर का छोटा वायर लो, बड़ा वायर लो, पतला वायर लो, थिक वायर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉपर का रेसिस्टिविटी जो है वही रहेगा, बस टेम्परेचर सेम होना चाहिए। क्योंकि रेसिस्टिविटी एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपका रेसिस्टिविटी बदलेगा। जनरली जो है मेटल्स एंड अलॉयज के लिए बढ़ते टेम्परेचर के साथ आपका रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है। ठीक है, तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में फिर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस होता है ना, रेसिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का या किसी वायर के लेंथ पे भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो एक कांस्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो मटेरियल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका कोई गिवन मटेरियल है तो उसका रेसिस्टिविटी फिक्स होगा। कॉपर का रेसिस्टिविटी फिक्स है, एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी कुछ और है, फिक्स है, आयरन का रेसिस्टिविटी कुछ और है, उसका वैल्यू कुछ और है, लेकिन वो भी फिक्स है। ठीक है, तो हर एलिमेंट का अपना अपना रेसिस्टिविटी है, और वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपका रेजिस्टेंस किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। यही आपका मेन फर्क है रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में। ठीक है, और रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ठीक है,
तो कुछ नहीं है, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा तो जो आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का वैल्यू आएगा वही होगा रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब आपको कोई पूछेगा कि जब भी इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं, तो एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसका एसआई यूनिट आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो बताओ रेसिस्टेंस का क्या है। ठीक है, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या है, मीटर। तो रेसिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, मीटर मीटर कट कर दो, क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट हो गया ओम इंटू मीटर। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट। ठीक है, अब देखो ये जो रेसिस्टिविटी होता है ना, ये मेटल के लिए काफी कम होता है, मेटल का काफी कम रेसिस्टिविटी है। वहीं पे अगर आप इंसुलेटर की बात करोगे, ठीक है, तो इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी बहुत हाई रहता है। आप ऑर्डर एक बार देख लो कि रेसिस्टिविटी मेटल का कितना होता है और इंसुलेटर का कितना होता है। देखो आपको पता है कि हमारा जो बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का जो बेस्ट कंडक्टर है वो किसे कहते हैं, सिल्वर को कहते हैं। तो सिल्वर का जो रेसिस्टिविटी है ना यार, सिल्वर का रेसिस्टिविटी है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁸ यूनिट बताओ, अभी मैंने बताया ना ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, वहीं पे अगर आप कॉपर की बात करोगे तो जो कॉपर का आपका रेसिस्टिविटी है हल्का सा ज़्यादा है सिल्वर से, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, वहीं पे अगर आप टंगस्टन की बात करोगे तो टंगस्टन का लगभग आएगा, जो टंगस्टन वही टंगस्टन है, ठीक है, ये वही टंगस्टन है जो आपके बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है एज अ हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो इसका रेसिस्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होता है, तकरीबन 6 या 5.8 बोलो इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, आयरन की बात करोगे तो आयरन का आ जाएगा आपका 9 के आसपास। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर बोलो। ठीक है, तो ऑर्डर जो है आपका ना मेटल का, जो आपका रेसिस्टिविटी का ऑर्डर है वो 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। तो आपने देखा कि हमारे मेटल का रेसिस्टिविटी का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁸ ओम मीटर है। सिल्वर तो बहुत कॉस्टली है यार, आप सब जानते हो कि सिल्वर का भी क्या रेट चल रहा है। ठीक है, तो सिल्वर तो चूंकि बहुत कॉस्टली है तो इसका नहीं, लेकिन कॉपर का या अल्युमिनियम का 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। वो कॉपर का, अल्युमिनियम का इस्तेमाल तो हम वायर बनाने में करते हैं क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी काफ़ी लो है। वहीं टंगस्टन आपका इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में इस्तेमाल होता है। टंगस्टन इसलिए इस्तेमाल होता है, इसलिए नहीं क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो रेसिस्टिविटी भी रिलेटिवली हाई है ताकि वो हीट को जनरेट कर पाए, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में। वहीं पर आप आयरन को देखोगे तो आयरन का रेसिस्टिविटी कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है। ठीक है, जब आप इंसुलेटर की बात करते हो ना यार कि इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो इंसुलेटर का देखो, डायमंड की बात करोगे, डायमंड है हमारा, ग्लास है, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज है, ये सब कुछ कुछ इंसुलेटर है। डायमंड का है ना, डायमंड का 10⁻12 के ऑर्डर में होता है, 5 इंटू 10⁻12 ओम मीटर इसका रेसिस्टिविटी है। वहीं पे फ्यूज्ड क्वार्ट्ज की आप बात करोगे तो फ्यूज क्वार्ट्ज जो है इसका रेसिस्टिविटी और हाई होता है, ये 10⁻19 से 10⁻22 के रेंज में हो सकता है। ठीक है, और देखो कुछ कुछ जो मेटल्स को हम मिला के जो अलॉयज बनाते हैं, जैसे कि मैंगनीन है या नाइक्रोम है। नाइक्रोम तो आपको पता होगा कि निकेल और क्रोमियम को मिला के हम बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम रूम हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन के फिलामेंट में हम करते हैं। ठीक है, तो नाइक्रोम का जो रेसिस्टिविटी है या किसी भी अलॉय का जो रेसिस्टिविटी है वो मेटल से 30 to 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, मेटल से 30 to 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर आपका जो अलॉय है वो मैंगनीन जो मैंने बताया, इसका रेसिस्टिविटी की बात करोगे तो ये 50 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम की बात करोगे तो जो नाइक्रोम का आपका रेसिस्टिविटी है ना वो आपका 100 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर के आसपास होगा। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिकली इन अलॉयज का हमारे पास दो फायदा है। सबसे पहला फायदा तो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेटल और अलॉयज दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। क्या बताया था मैंने कि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मेटल्स का और अलॉयज का जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो जितना मेटल का बढ़ता है ना यार, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे जितना रेजिस्टिविटी मेटल का बढ़ेगा उतना इनका नहीं बढ़ता है। और दूसरा प्रॉफिट ये है कि ये रीडली ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, जैसे कि टंगस्टन को आप हीटिंग एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हो किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में, तो देखोगे क्या कि आप हल्का सा भी छेद कर दोगे ना उसके शीशे में तो टंगस्टन ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा ग्लास से सील कर देते हैं चारों ओर। ठीक है, और उस ग्लास के अंदर कौन सा गैस भरा होता है, आर्गन भरा होता है, नाइट्रोजन भर सकते हो। ठीक है, तो इनर्ट गैसेज जो नहीं रिएक्शन कर पाए वो भरा जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये मेटल है, ये रीडली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो ये अलॉय के साथ ये हमारे पास बेनिफिट होता है, ये एडवांटेज होता है कि ये रीडली ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं बढ़ते टेम्परेचर के साथ। तो इन अलॉयज़ का 2 फायदा है। वहीं पे कुछ कुछ ऐसे भी हमारे पास मटेरियल्स हैं जैसे कि हमारा जर्मेनियम है या हमारा सिलिकॉन है, ठीक है। तो इनका जो रेसिस्टिविटी होता है ये मेटल से 10⁵ टू 10⁻10 टाइम्स ज़्यादा होता है, मगर इंसुलेटर से 10⁻15 टू 10⁻16 टाइम्स कम होता है। तो मेटल से तो यार करोड़ों गुना ज़्यादा है, लेकिन वहीं इंसुलेटर से खरबों गुना कम भी है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, खासकर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी, जिसे आप कंप्यूटर की भाषा में कहते हो, वो बनाने में होता है। आजकल तो ये लगभग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखे जा सकते हैं, जैसे कि आपका मॉडर्न कंप्यूटर्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, या आपका मॉडर्न टीवीज है, या फिर आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसमें भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रेसिस्टिविटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।